भाई सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास मेनली दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। देख स्केलर क्या है, ध्यान से समझो। जैसा कि डिस्टेंस है, मैंने आपसे कहा कि आपको ना 10 किलोमीटर जाना, तो आप 10 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो 10 किलोमीटर जो आपके पास है उसे कहते हैं केवल मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। समझ आ गया? लेकिन अगर मैंने आपसे कहा 10 किलोमीटर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपको दोनों चीजें मिलती है, तो इसे आप डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना है। किस रफ्तार से? 2 मीटर पर सेकंड। तो आप किधर भी चल दो तो ये क्या कहलाएगी? स्पीड। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना है एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी, और इस स्पीड को आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। कंसेप्ट क्लियर है जी? पक्का समझ आ गया? स्केलर क्वांटिटी को जब डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। डिस्टेंस को जब आप डायरेक्शन दे देंगे तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। वेलोसिटी को जब आप स्पीड को जब आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तब वो स्पीड वेलोसिटी बन जाएगी। समझ आ गया? दूसरी बात, हमारे पास एक तो फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, और एक तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज बाद में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड पढ़ेंगे आप एक 5th यूनिट में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका प्रोडक्ट को स्केलर आता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज करने के कारण किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन में प्रभाव पड़ता है, उन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है। फ्यूचर में जाकर के आप पढ़ेंगे कि करंट भी एक टेंसर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। कंसेप्ट क्लियर? टाइम भी एक टेंसर क्वांटिटी है, ना कि एक स्केलर क्वांटिटी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। समझ आ गया? मेनली हमें फोकस रखना है आप क्या कि स्केलर आर दोज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड स्पीड, और वेक्टर आर दोज हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सब क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो वेक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर। पोलर का मतलब है पोल, और पोल का मतलब होता है एंड पॉइंट्स, जिनके दो एंड पॉइंट्स होंगे, इनिशियल एंड फाइनल। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, जो एक लीनियर डायरेक्शन में होंगे उन्हें आप कहेंगे पोलर वेक्टर्स। क्या कहेंगे? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब पोलर वेक्टर होते हैं। इनका पता होता है कि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज रोटेशन में है तो रोटेशन में आप ये नहीं पता कर सकते कि ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ। सब क्लियर है जी? जहां रोटेशनल इफेक्ट शो किया जाए वेक्टर से उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। इसका एग्जांपल क्या होता है? एंगल। आप यहां से स्टार्ट हुए और यहां पहुंच गए, तो आपने यहां एक एंगल ड्रॉ कर लिया, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक जाने में आपकी एक वेलोसिटी थी, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और चीज को रोटेट करने के लिए कपल ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बताया था टॉर्क। तो दीज आर द एक्सियल वेक्टर। सब क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया? अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं वेक्टर सभी। भाई वेक्टर क्या कहता है कि एक्सिस 3 होती है। याद रखेंगे, जो बच्चा पहली बार भी वेक्टर पढ़ रहा है उसे भी पता होना चाहिए एक्सिस 3 होती है। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस। ये ओरिजिन। आप किसी भी रूम का कॉर्नर देख लीजिए, जो कॉर्नर होगा एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस होगा। तीनों एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। आपके पास पूछा जा सकता है कि तीन एक्सिस के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 90। आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। मैंने आपसे कहा कि आपको ना 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना है अलोंग एक्स एक्सिस, या 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना है अलोंग वाई एक्सिस।
या 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना है अलोंग जेड एक्सिस। तो फिजिक्स क्या कहते हैं कि बार बार आप ये ना लिखें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, बल्कि आप इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड अलोंग आई कैप, अलोंग जे कैप, अलोंग के कैप। फिजिक्स ने इंट्रोड्यूस किया अलोंग एक्स एक्सिस की जगह लिखना आई कैप। आई कैप को क्या कहा जाएगा? पोजीशन वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा कि एक्स की तरफ चलना है। किसकी तरफ चलना है? अगर आपने लिखा 2 मीटर पर सेकंड और अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेटा जी इसका मतलब यही है 2 मीटर पर सेकंड आई कैप, इसका मतलब ये। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया आपकी? पक्का? अब बेटा ध्यान देंगे, फिजिक्स कहती है सबसे पहले आपको लिखनी है डिजिट, फिर डायरेक्शन, और उसके बाद आपको लिखनी है एसआई यूनिट। तो डिजिट क्या है? 2, डायरेक्शन क्या है? आई, मतलब एक्स एक्सिस, और मीटर पर सेकंड। तो आप इस चीज को फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस को 2i मीटर पर सेकंड। मतलब क्लियर है जी? 100% समझ आया आपकी? ठीक है। अब आप ये तो सब समझ गए। आपसे पूछा जाएगा आई जे के क्या होता है? आप कहेंगे सर आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, और के यूनिट वेक्टर है, और इन सभी की वैल्यू 1 के बराबर होती है। आई एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन देता है, तो आई को एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। जे कैप वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन देता है, तो उसे वाई एक्सिस पर लिखते हैं। और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन देता है, तो इसे जेड एक्सिस पर लिखते हैं। सब क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखेंगे 3 की 3 जब एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 3 के 3 यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सब क्लियर है? समझ गए? तो पहला सवाल ये कि आई जे के की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1। समझ गए? और तीनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। कितने डिग्री का एंगल होता है? याद रखेगा वैसे? ठीक है। अब हम ना क्लास 10 में पहुंच गए 5 मिनट। 10th में मैंने आपको कहा कि एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो आपको इतना पता है कि पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते थे हम, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते थे। याद है ना? अब यहाँ 3 एक्सिस हैं, तो अगर मैंने आपको कहा कि लेट P इज अ पॉइंट इन 3D 3 डायमेंशन विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तब आप इसे किस तरीके से लिखेंगे कि P एक पॉइंट है जिसके पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है। पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस, और फिर जेड एक्सिस। सब क्लियर है बेटे? 100%। एक्स किसकी तरफ होगा? एक्स एक्सिस की। वाई किसकी तरफ होगा? वाई एक्सिस की। और जेड किसकी तरफ होगा? पक्का समझ आ गया? 100%। अगर मैं क्यू पॉइंट लिख दूं और इसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, तो ए किसकी तरफ होगा? पहले नंबर पर लिखा तो किसकी तरफ होगा? x। b दूसरे नंबर पर लिखा तो किसकी तरफ होगा? और c तीसरे नंबर पर लिखा तो किसकी तरफ होगा? z। सब क्लियर है? अब किसी भी कोऑर्डिनेट से वेक्टर किस तरीके से बनाते हैं? मैंने मान लिया p एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो p को वेक्टर साइन लगाया। क्या लगाया? वेक्टर साइन। और इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया, x + y + z। लेकिन अभी ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। x किस तरफ था? y, y और z। अब ये कंप्लीट वेक्टर तैयार हो गया। मैंने कहा कि q कोऑर्डिनेट से, q पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक वेक्टर बनाइए। तो किस तरीके से वेक्टर बनाएंगे आप? a + b + c, फिर इसे डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे i j k। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से वेक्टर बनाना पढ़ाया, क्या सीख गया आप लोग वेक्टर बनाना। एक आपको बताया आई जे के क्या होता है, ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। इन सभी का यूनिट वेक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी वैल्यू 1 के बराबर है। और आई एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन देता है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन देता है, और के जेड एक्सिस की डायरेक्शन देता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि तीनों एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होते हैं। एक चीज बताई थी, अगर यहाँ ए बी सी ना होकर के कुछ भी होता, पी क्यू आर होता, तो कॉमन सेंस का यूज करना है। इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और इसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है टी, ये पॉइंट पर टी है, तो इससे एक वेक्टर बनाएंगे टी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। इस पे वेक्टर साइन लगाएंगे, वेक्टर साइन होता है एक एरो लेफ्ट टू राइट, और फिर इन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे आई जे। तो क्या आप वेक्टर बनाना सीख गए? हर बच्चा सीख गया? आप सीख गए बेटे? ठीक। अब वेक्टर बनाना हमसे आ गया, यूनिट वेक्टर हमें पता चल गया। अब वेक्टर एडिशन, मैंने आपसे कहा बेटे इन दोनों वेक्टर को जोड़ के दिखा किस तरीके से जुड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ ही जुड़ सकता है, वाई का कंपोनेंट वाई के कंपोनेंट के साथ ही जुड़ सकता है, और जेड का कंपोनेंट जेड के कंपोनेंट के साथ ही जुड़ सकता है। तो आपसे मैंने पूछा कि आप p प्लस q को किस तरीके से जोड़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है x प्लस a और डायरेक्शन बार एज इट इज, प्लस y प्लस b डायरेक्शन एज इट इज, प्लस z प्लस c डायरेक्शन एज इट इज। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बस पक्का? मैंने कहा बेटे सब्सट्रैक्ट करके बता, तो आपने कहा सर x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी। कोई दिक्कत यहां तक? पहले इस चीज को एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, वीडियो में पॉज करो, ठीक है? वीडियो करो, याद रखो बेटे। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालना, बहुत ध्यान से समझो। मेरे पास मैंने मान लिया एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, तो इसके मैग्नीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज बी स्केलर। कांसेप्ट क्लियर? ठीक है। इसे निकालने का तरीका है कि आप रूट लगाएंगे और जो भी कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर रख के ऐड करें, तो ये आपके पास आंसर। अब इस तरीके का अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में आया तो किस तरीके से आएगा? मान लीजिए आपको कहा गया है कि ए वेक्टर i माइनस जे प्लस 2k है, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या करना है जी? आपको ए का मैग्नीट्यूड रखना है, आई के साथ क्या है 1, तो रूट में लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ -1 है जे के साथ, तो माइनस जे का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ आ गया बेटे? ध्यान रखेंगे यहाँ -1% क्या परसेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 + 1 + 4, तो √6। और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 6। मैग्नीट्यूड निकालना है। एक सवाल और देखेंगे आप, अगर आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू i प्लस जे प्लस 6k है, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे? आप ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट लगाएंगे, फिर इसके बाद आप कंपोनेंट देखेंगे। आई का कंपोनेंट क्या 1 है, तो 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो √1 + 1 + 36, √38 इज द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज स्केलर। तो आप ए का मैग्नीट्यूड इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ, और सिंपल ए भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आया आपको? ठीक है, नोट कीजिए फास्ट। अब बात करते हैं जी यूनिट वेक्टर। देखो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मान लिया मैंने कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस z, ठीक है? देन इट्स यूनिट वेक्टर विल बी
इसके यूनिट वेक्टर को आप ए कैप लिखें। क्या लिखेंगे बेटे? ए कैप। समझ आ गया? अब ए कैप निकालने का तरीका, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मतलब सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है और फिर वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी? तो ध्यान देंगे ए कैप किस तरीके से आएगा। वेक्टर पूरा लिखोगे आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आंसर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए कैप, एक बार x के नीचे आप पूरा मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा 5, एक बार y के नीचे लिख दीजिएगा एक बार z के नीचे। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सॉरी यूनिट। अब एक आपके पास प्रश्न आया कि अगर आपके पास a वेक्टर की वैल्यू i प्लस जे प्लस के और आपसे कहा गया है फाइंड a कैप या फिर फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, तब कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको क्या बताया राघव कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आप पहले वेक्टर ऊपर लिखेंगे जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, तो लिख दो डायरेक्ट i प्लस जे प्लस के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, i के साथ क्या है 1, j के साथ भी और k के साथ भी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए कैप किसके बराबर है आपके पास i प्लस जे प्लस के, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 1 तो रूट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसे 1 अपॉन रूट 3 i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 k कैप। ये आपके पास आंसर है। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100%। यहाँ तक कीजिए फास्ट, फिर ड्रॉप प्रोडक्ट भी आगे कराऊंगा। जल्दी लिखो। देखो जी, प्रोडक्ट्स इन वेक्टर, प्रोडक्ट्स इन वेक्टर। ये मान लो जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे यहाँ से स्टार्ट से पहला प्रोडक्ट आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज बी स्केलर, हमेशा स्केलर आंसर है। अगर आपके पास एक ए वेक्टर है xi प्लस yj और प्लस z, और एक बी वेक्टर आपके पास है ai प्लस bj प्लस ck, तो आपको मैंने कहा कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे? डॉट लिखेंगे a डॉट b दैट इज इक्वल्स टू, पहले ए वेक्टर लिखेंगे आप, फिर आप डॉट लगाएंगे यहाँ और बी वेक्टर लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आपको आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई के कंपोनेंट के साथ करनी है, जे के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई जे के कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई के कंपोनेंट के साथ करो। ठीक है जी? तो ए डॉट बी क्या होगा? एक्स ए, आई डॉट आई होता है जी 1, अभी बताऊंगा कैसे, प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ये आंसर में ना तो आपको आई मिला, ना जे मिला, ना के मिला, इसका मतलब है डायरेक्शन नहीं मिली, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज बी स्केलर, ऑलवेज बी। एक रूल याद रखेंगे आप, आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इन सभी की वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इन सभी की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसा होता किस तरीके से है वो पढ़ें। ठीक है बेटे? एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर मान लीजिए आप फोर्स लगाते हैं इस तरफ एफ वेक्टर और किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी इधर होगी एस वेक्टर, ऐसा हो सकता है जैसे कि मैं यहाँ मार्कर को हाथ में लूँ और ऐसा फोर्स लगाऊँ तो एग्जैक्ट मार्कर सीधा ना जा करके थोड़ा इधर मुड़ गया, हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर मान लूँ मैं, एक ए वेक्टर
जो कि फोर्स है, और एक बी वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। तो याद रखेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो किसके बराबर होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा के बराबर। इसके बराबर ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, सॉरी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दो रूल याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। अब मेरे पास एक प्रश्न आया, y i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, तो याद रखेंगे आप i डॉट i को क्या लिखेंगे? जब आप a डॉट b को, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। और मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? स्केलर। तो मैंने आपसे क्या कहा था? a का मैग्नीट्यूड को आप a लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड को b लिख सकते हैं, cos थीटा ऐसे लिख। तो ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं, a b cos थीटा, a डॉट b दैट इज इक्वल टू a b cos थीटा। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? तो i डॉट i 1 होता है, ऐसा क्यों? i डॉट i को आप क्या लिख सकते हैं? i cos थीटा। जब आप a डॉट b को a b cos थीटा लिख सकते हैं, तो आप i डॉट i को i cos थीटा भी लिख सकते हैं। कांसेप्ट क्लियर है जी? 100% क्लियर है? पक्का? अब बच्चे जब एक i x एक्सिस की तरफ है तो दूसरा i भी x की तरफ होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। सीधी बात है। जब एक i x की तरफ तो दूसरा i भी x की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये i एज इट इज, दूसरा i एज इट इज, और यहाँ आया cos 0। मैंने अभी आपसे कहा था कि i की वैल्यू 1 होती है, j की वैल्यू 1 होती है, तो i की वैल्यू 1, दूसरे i की 1 और cos 0 की 1, तो इसीलिए i डॉट i किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन कि i डॉट j 0 ऐसा क्यों? आप कहेंगे ऐसा इसलिए है कि i डॉट j को हम लिख सकते हैं i j cos 90। ऐसा क्यों? क्योंकि i होता है x की तरफ, j होता है y की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। या फिर एक स्टेप बढ़ाइए, हम क्या लिख सकते हैं? डॉट j को i j cos थीटा। और सर i होता है x की तरफ और j होता है y की तरफ, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो इसे लिखेंगे i डॉट j दैट इज इक्वल टू i j cos 90, और cos 90 होता है 0, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 और cos 90 की 0, तो दैट्स व्हाई i डॉट j दैट इज इक्वल्स टू 0। सब क्लियर है? ठीक है। अब आप सबसे पहले ये लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, ये इसके बाद ये दो चीजें लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे नोट, और ये न्यूमेरिकल, और लास्ट में न्यूमेरिकल। ठीक है जी? करो।